नमस्कार, कैशनार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं रीना झा बालियान। विधानसभा में बैकडोर भर्ती को लेकर पहले से ही कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल निशाने पर हैं, तो वहीं इसी बीच एक और विवाद प्रेमचंद अग्रवाल के साथ जुड़ गया है। शहरी विकास विभाग में जिन 74 लोगों के तबादले किए, उन तबादलों को तत्काल ही सीएम धामी ने रोक दिया है। बता दें कि इस वक्त प्रेमचंद अग्रवाल जर्मनी दौरे पर हैं, लेकिन अपने इस दौरे से पहले उन्होंने शहरी विकास विभाग में तबादले को मंजूरी दी। लेकिन मौजूदा स्थिति को देखते हुए सीएम धामी ने तुरंत ही इन 74 तबादलों पर रोक लगाने का फैसला किया। यानी कि मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के फैसले को पलटने का काम सीएम धामी ने किया है। इन तबादलों में अधिशासी अधिकारी, कर अधिकारी, सफाई निरीक्षक, लेख अधिकारी, वरिष्ठ सहायक और कनिष्ठ सहायक स्तर के कर्मचारी शामिल हैं। कई अधिकारियों को एक जगह से दूसरी जगह भेजा गया था, जबकि कुछ को प्रभारी बनाकर अहम पदों पर तैनाती दी गई। दरअसल भर्ती परीक्षा में धांधली को लेकर सरकार पहले से ही बैकफुट पर है। ऐसे में इन तबादलों को लेकर मुश्किलें और ना बढ़ जाए, इसी को ध्यान में रखते हुए सीएम धामी ने प्रेमचंद अग्रवाल के विदेश दौरे पर निकलने से पहले लिए गए फैसले को पलट दिया है। लेकिन प्रेमचंद अग्रवाल द्वारा तबादलों की मंजूरी को लेकर सवाल अब भी बरकरार है। इसीलिए इस मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। तबादलों पर सीएम धामी का चाबुक, लेकिन उससे पहले रिएक्शन सुने। नहीं, देखिए, वैसे तो विभागीय मंत्री को पूरा अधिकार होता है कि वो अपने मंत्रालय में जो है स्थानांतरण करने का काम करे, लेकिन वर्तमान समय में जो परिस्थितियां हैं उसका भी मैं समझता हूं कि सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। हरिद्वार के अंदर पंचायत चुनाव चल रहे हैं, तो स्वाभाविक बात है वहाँ पर जो है आचार संहिता लागू है, तो आचार संहिता जब होती है तो उस समय जो है कोई स्थानांतरण नहीं किए जाते हैं, और मुझे लगता है कि इसीलिए मुख्यमंत्री जी ने उसको स्थगित करने का भी काम किया है। नहीं, कम्युनिकेशन का तो गैप है, और वैसे ठीक किया है मुख्यमंत्री ने, क्योंकि ट्रांसफ़र सीजन ख़त्म हो गया और मिड उसमें उन्होंने ट्रांसफ़र किया है, जो अपने आप में निंदनीय है। और मुख्यमंत्री ने सही कदम उठाया, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर को और कानूनों का अगर पालन नहीं होगा राज्य में, तो कैसे राज्य चलेगा। और आउट ऑफ वे जाके ये ट्रांसफ़र हुए थे। हरिद्वार में चुनाव चल रहे हैं और ट्रांसफ़र सीजन ख़त्म हो गया, तो ये निरस्त करने की प्रक्रिया ठीक है। देखिए, मुझे लगता है कि उन्होंने अपने हिसाब से अगर आवश्यकता समझते हुए कुछ स्थानांतरण किए, और अगर माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में अन्य कोई विषय आया होगा, तो उन्होंने अपनी जिम्मेवारी का पालन किया है। तो मुझे लगता है कि ये आने वाले समय में ये विषय स्पष्ट हो जाएगा। जो मंत्रिमंडल है वो माननीय मुख्यमंत्री जी के अधीन होता है। संगठन अपना काम संगठनात्मक विषयों में करता है, और जो सरकार है उसके मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, तो उसके बारे में निर्णय वो लेते हैं। जहां संगठनात्मक कोई विषय होगा वहां संगठन उसके बारे में विचार करता है। निश्चित रूप से समय पर हम निश्चित रूप से हर विषय के बारे में जानकारी रखते हैं, और उसके बारे में चर्चा करके जो भी विषय सामने आएगा उसके बारे में कार्रवाई करते हैं। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से यहाँ पर ये पूरा मामला सामने आया है, तबादलों पर अब सीएम धामी का चाबुक चला है, क्योंकि उन्होंने फैसला पलटने का काम किया है। प्रेमचंद अग्रवाल ने जो फैसला लिया उससे पलटने का काम सीएम धामी ने किया है। लेकिन जिस तरीके से पूरी तस्वीर सामने आई है, आखिर इसके पीछे की वजह क्या मानी जाए? इतनी जल्दबाजी में, क्योंकि विदेश दौरे पर निकल रहे थे प्रेमचंद अग्रवाल, लेकिन उससे एन मौके पहले ये फैसला लिया जाता है, मंजूरी दी जाती है तबादलों को, लेकिन सीएम धामी से पलटने का काम करते हैं। इसी विषय पर चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इंट्रोडक्शन पहले आपका करवा देते हैं मेहमानों के साथ। रविंद्र कुमार जी बीजेपी से हमारे साथ चर्चा में जुड़े हैं। मोहन काला जी कांग्रेस से हमारे साथ चर्चा में जुड़ गए हैं। वरिष्ठ पत्रकार मनोज अष्टवाल जी हैं, और यूकेडी से शांति प्रसाद भट्ट जी हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है चर्चा में। रविंद्र कुमार जी, जवाब दीजिएगा। सर, इतनी जल्दबाजी, विदेश दौरे पर जा रहे थे प्रेमचंद अग्रवाल, उससे पहले इस तरीके से तबादलों की लिस्ट तैयार की जाती है, रात भर बैठकर तैयार की जाती है, और उसके बाद देखते हैं कि इसकी मंजूरी भी दे दी जाती है। यहां तक चले ठीक है फैसला, उसके बाद फिर सीएम धामी इसे पलटने का काम करते हैं। ये क्या क्या चल रहा है? क्या मुश्किलें और ना बढ़ जाए? बैकफुट पर सरकार पहले से ही है भर्ती घोटालों को लेकर। नहीं, देखिए, ये बैक फुट पे या फ्रंट फुट पे ऐसी कोई बात नहीं है। और जहाँ तक आपका कहना है रीना जी, कि रात में बैठ के लिस्ट बनाई और तबादले कर दिए, ये ऐसा नहीं होता कि रात में लिस्ट बने। ये एक प्रक्रिया होती है, एक
जब विभागीय मंत्री कोई चीज़ पे कोई फैसला लेता है तो उसके पीछे उसकी एक होमवर्क होता है, वो काम करता है उस पर। और जिस प्रकार से देखिए अभी हमारे माननीय प्रवक्ता विनय गोयल जी ने भी जिस प्रकार से स्पष्ट किया इस चीज़ को कि क्या होता है कि मुखिया जो है पूरे मंत्रालयों का या कैबिनेट का, वो मुख्यमंत्री होता है। और मुख्यमंत्री की संज्ञान में अगर कोई चीज़ें ऐसी हैं इससे बेहतर हो सकती हैं या और कुछ हो सकता है, तो उसको देखते हुए मुख्यमंत्री ने अपने अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल करते हुए उन भर्तियों को ट्रांसफरों को उन्हें निरस्त करने का काम किया या रोकने का काम किया। और देखिए जिस प्रकार से आप जिस विपक्ष कह रहा है, माननीय हमारे विधायक जी चक्रोता के, वो कह रहे हैं कि अभी चुनाव चल रहा है इस कारण हो सकता है। तो अब क्या इसमें चुनाव का असर है या और अच्छा इसमें कुछ विकल्प है, तो ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी का अधिकार क्षेत्र है और बेहतर करने के लिए इसमें उन्होंने ऐसा कोई कदम उठाया। इसमें कोई ऐसी विषय नहीं है कि इस पे जो है ज़्यादा कोई राजनीति हो या इस पे कोई ऐसी कोई ज़्यादा चर्चा हो। नहीं, तो अभी तक क्लियर नहीं हुआ है कि आखिर क्यों इस फैसले को पलटा गया है। अभी तक कुछ जानकारी नहीं मिली है। नहीं, क्लियर क्या रीना जी, देखिए इसमें ऐसा कोई क्लियर वाला तो है नहीं। विभागीय मुद्दा है, विभाग के लोगों का ट्रांसफ़र है, कुछ जो है ट्रांसफ़र है, कुछ को पदोन्नति है, तो उसमें हो सकता है माननीय मुख्यमंत्री के संज्ञान में कुछ और चीज़ें भी हों, उसमें और अच्छा बेहतर करने के लिए कुछ नहीं। ऐसा तो नहीं कि जो इन दिनों खबरें निकलकर सामने आ रही है कि मंत्रिमंडल में चेंजेस आ सकते हैं, फेरबदल हो सकता है, तो क्या उससे पहले ही अपनों को फायदा पहुंचाने की कोशिश, नजदीकियों को फायदा पहुंचाने की कोशिश? नहीं, देखिए ये तो एक हाइपोथेटिक सवाल है कि ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। किसी को फायदा नुकसान या किसी को कोई ऐसी चीज करने का कोई किसी का इरादा नहीं है या किसी का बैकडोर से एंट्री में तो यही तस्वीरें आई है ना रविंद्र जी। अब फिर वो मामला भी चल ही रहा है, दूसरी लिस्ट यहाँ सामने आ जाती है तबादलों को लेकर, प्रमोशन को लेकर। देखिए ऐसा है ना, मैं फिर आपसे कहूँगा कि माननीय कैबिनेट मंत्री का अपना एक विभागीय उनका एक अधिकार है कि वह ट्रांसफ़र करें, पदोन्नति करें ऐसे अधिकारियों को, अफसरों को, या जो ट्रांसफरेबल हैं, जिनका ट्रांसफ़र पूरा हो गया है और जो है सरकार के बायलॉज के हिसाब से उसका ट्रांसफ़र बैठता है, तो उसे करने के लिए कोई ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है। हाँ, माननीय मुख्यमंत्री जी के इसमें और कुछ अच्छा बेहतर करने की होगी या कुछ और चीजें होंगी। ठीक है, मोहन काला जी आप क्या समझ पा रहे हैं? देखिए रीना जी, निश्चित तौर पर बड़ा संजीदा और बहुत ही गहन और गंभीर विषय है। जिस तरीके से शहरी विकास मंत्री जी प्रेमचंद अग्रवाल जी 74 अधिकारियों के जो है तबादले कर देते हैं और 24 घंटे भी नहीं बीतते हैं, मुख्यमंत्री जी उन तबादलों को वापस ले लेते हैं या उन तबादलों को कहीं ना कहीं रोक देते हैं। ये निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इन चीज़ों को उजागर करता है, ये बताता है कि कहीं ना कहीं जो मुख्यमंत्री जी है और जो कैबिनेट है, इनमें कहीं ना कहीं कोई तालमेल की कहीं भी किसी तरीके से उम्मीदें नज़र नहीं आ रही हैं। दूसरा, जैसा कि अभी हमारे जो साथी हैं रविंदर भाई, जैसा उन्होंने कहा कि वो बार बार इस चीज़ को कह रहे हैं और वो खुद भी अपनी बातों पे कह रहे हैं कि ये जो है मंत्री जी का कार्यक्षेत्र था। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं, जब ये मंत्री जी का कार्यक्षेत्र था तो मुख्यमंत्री जी इसमें बेहतर क्या कर सकते हैं? निश्चित तौर पर आप कहते क्यों नहीं? देखिए सबसे बड़ी बात तो रीना जी, एक सवाल ये उठता है कि जब एक मंत्री, और ख़ास तौर पर वही मंत्री जिनका ये विभाग है, वो कहीं ना कहीं जो जाँच का दायरा चल रहा है उस दायरे में जो है सम्मिलित हैं, उस दायरे में कहीं ना कहीं शामिल हैं, और उसके बावजूद जो है, और वो भी उस समय में जब तबादला समय नहीं है, उस समय में, और ऊपर से हरिद्वार के अंदर पंचायत चुनाव में प्रदेश में जो है चुनाव आचार संहिता लागू है और उसमें हरिद्वार के लोग भी उस ट्रांसफ़र पॉलिसी में शामिल होते हैं। तो आप समझ लीजिए कि इस प्रदेश के जो मंत्री हैं या इस प्रदेश में जो सरकार है वो कितनी गंभीर अपने आप में है। और इस तबादलों के साथ साथ आप ये देखिए कि जो मंत्री, जिन पर विशेषकर जो विधानसभा पे जो हमारी विधानसभा अध्यक्षा जी हैं, जिन्होंने कमेटी बनाकर जो है गठित की हुई है, उस कमेटी के गठित होते हुए भी मंत्री जी जर्मनी चले जाते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि सरकार कितनी संजीदा है, सरकार कितनी गंभीर है, सरकार कहाँ इन चीज़ों को जो है ले जाना चाहती है। और आज आप देखिए कि आप
समय पीरियड के अनुरूप जाकर जो है तबादले करते हैं और मुख्यमंत्री जी उन तबादलों को रोकने का काम करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे सम्मानित साथी हैं उनके माध्यम से कि वो वजह बताए उत्तराखंड के लोगों को कि मुख्यमंत्री जी ने इन तबादलों को रद्द क्यों किया, या इन तबादलों में भी कहीं ना कहीं बैकडोर भर्तियों की तरह जो है कहीं ना कहीं घोटालों की बाहर आ रही होगी। ठीक है, शादिर प्रसाद भट्ट जी, आपका स्टैंड क्या है इस पर? क्यों इतनी जल्दबाजी फैसले को मंजूरी देने में भी, और फिर उसके बाद इसे पलट भी दिया जाता है? रीना जी, इस बात को समझने की ज़रूरत है कि ये सरकार किस मानसिकता से काम कर रही है। ये दौर एक ऐसे मंत्री पर जो पूर्व में विधानसभा अध्यक्ष थे, उन पर आरोप लगा है सीधा। उसके बावजूद मैंने कहा ना कि ये तराजू वाली जो मानसिकता है वो इस राज्य को किस कदर लूटने पे लगी है, ये उसकी बानगी है। एक तरफ जांच चल रही है, एक तरफ उनकी कार्यप्रणाली पर पूरे राज्य में सवाल खड़े हो रहे हैं, सरकार की किरकिरी हो रही है। दूसरी ओर वही व्यक्ति निडर निर्भीक होकर 74 ट्रांसफ़र कर देता है और पूरे सचिवालय में ये चीज़ें गूंज रही है कि ट्रांसफ़र बिना लेन देन के होते नहीं हैं। तो क्या समझा जाए? अगर इस बात की तह में जाएंगे तो सच हमसे पहले मुख्यमंत्री जी की समझ में आ गया, मुख्यमंत्री जी ने तुरंत उसे निरस्त कर दिया। और दूसरी बात, जिस व्यक्ति की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़ा हो उसे विदेश दौरे पर जाने का, वहाँ जाकर क्या सीखेंगे? 1 महीने बाद तो पता चला जाएगा। यानी ये भी फजूल खर्ची है। और किसके मार्फत जा रहे हैं? आप शहरी विकास मंत्री हैं और आपको वेस्ट मैनेजमेंट वाले जो है आपका पूरा वहन करेंगे खर्चा। इसका मतलब आप समझ रही हो रीना जी क्या है? यानी ये सुधरने वाले नहीं हैं। बेशर्माई की हदें इन्होंने पार कर दी हैं और ये मान चुके हैं कि हमारा कोई बिगाड़ने वाला नहीं है। दिल्ली में इनकी पकड़ है, पैसा पहुंच चुका है, पैसे के दम पर हर चीज़ को मैनेज करने की मानसिकता इनके नेताओं की बन चुकी है। यही कारण है कि पूरी भाजपा शर्मसार है। इनके बेचारे झंडा बरदार मुँह छुपाते फिर रहे हैं कि ये क्या हो गया, क्या जवाब दें। और नेता बड़ी बेशर्माई से ट्रांसफ़र भी कर रहे हैं, विदेश भी घूमने जा रहे हैं। राज्य लूटे क्या फ़र्क पड़ता है? इन्हें कहाँ चिंता है कि इस राज्य को बनाने के लिए 42 माओं ने अपने बेटे खोए हैं, बहनों ने अपने जो है सुहाग उजाड़े हैं इस राज्य को बनाने में। इन्हें कहाँ चिंता है? ये कब थे उत्तराखंड आंदोलन में? ये तब विरोधी हुआ करते थे और आज लुटेरे बने हुए हैं। हाँ, इतना जरूर है कि दोष इनका भी नहीं है। अब सवाल खड़ा होता है 10 करोड़ में विधायक बनेंगे तो 100 करोड़ कमाने की मानसिकता से तो काम करेंगे। और फिर ये तो तराजू वाली पार्टी है। कांग्रेस भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी थी, उसको हटाया ये सोच के कि भाजपा शुचिता की बात करती है, शायद ये सही शुचिता से काम करेगी। इनकी शुचिता का चरित्र आपने देख लिया कि विधानसभा में फर्जी भर्ती, स्वास्थ्य विभाग में फर्जी भर्ती, सचिवालय में फर्जी भर्ती, फॉरेस्ट में फर्जी भर्ती, भर्ती पे भर्ती, टोटल फर्जी भर्ती। और उसके बाद भी देखिए सीना चौड़ा कर कर, आपको याद होगा रीना जी, इन्होंने क्या कहा था? हमारी सरकार बनाइए, इस राज्य को सुदृढ़ करना है, कांग्रेस के भ्रष्टाचार को खत्म करना है, हम आते ही लोकायुक्त कानून लागू करेंगे और 100 दिन में कांग्रेस के बेईमानों को जेल भेजेंगे। अरे भाई 5 साल तुम्हारे भी निकल गए, वो लोकायुक्त कानून तो लगा नहीं। वो बेचारे परमानंद बलोदी हो गया, सुमन बडोनी जो है आज भी बेचारे धरने पे बैठे हैं ये कहने के लिए कि भाई तुम लोकायुक्त कानून लागू कर दो, जेल तो हम भिजवा देंगे इनको कागज लेके। मगर पता चलना चाहिए उत्तराखंड की इस जनता को भी, जिन्होंने अपने नौनिहाल बच्चों का गला घोटकर इनको वोट दिया है, ये सोचकर कि ये आने वाले समय में आपके राज्य का भला करेंगे, आपके नौनिहाल बच्चों का भविष्य सुरक्षित करेंगे। ये कर दिया भविष्य सुरक्षित। नौकरियां ये बेच रहे, संसाधन ये बेच रहे, जल जंगल जमीन ये बेच रहे। उत्तराखंड में बचा क्या है? बची कुछ नौकरियां थी, उस पर भी इन्होंने बाहर का कर दिया। 30% क्षैतिज आरक्षण जब इनसे डायरेक्ट खत्म नहीं हुआ तो हरियाणा की एक बिटिया से कहकर इन्होंने हाईकोर्ट में रोक लगवा दी और अभी 14 तारीख को पेपर होना है अक्टूबर में। और देखिए आयोग, सरकार उत्तराखंड की, आयोग उत्तराखंड के सरकार के अधीन, मगर आयोग करा नहीं, हमको तो पूरे भारत से जो है सभी लड़कियों को उस परीक्षा में बैठाना है। अगर वो सारी बैठ गई
और हाईकोर्ट ने कह दिया कि ये सही है, आरक्षण मिलना चाहिए, तब क्या होगा? ठीक है। ये जो गेम है रीना जी, इस बात को समझने की जरूरत है। महिलाओं का हक इन्होंने छीन लिया, आंदोलनकारियों का हक इन्होंने छीन लिया, उत्तराखंड में रोजगार इन्होंने छीन लिया, मूल निवासियों के अधिकार इन्होंने छीन लिए। अब कब समझेगा उत्तराखंड का मूल निवासी? ठीक है। जिसने भाजपा का जी। झंडा उठाया उन्हीं के कारण ऐसे लोग जो है उत्तराखंड को कलंकित कर रहे ठीक हैं। है। शर्म आती है मुझे ऐसे नेताओं पर और ऐसी पार्टी पर। ठीक है मनोज अष्टवाल जी, क्या जो लिस्ट तैयार की गई 74 लोगों की, इनमें कर्मचारी अधिकारी सभी थे, लेकिन जिस तरह से विदेश दौरे से एन मौके पहले ये किया जाता है, क्या इसकी जरूरत महसूस हो रही थी, या फिर वही बात है जो कि इन दिनों सियासी गलियारों में गूंज रही है कि परिवर्तन हो सकता है, मंत्री कैबिनेट में परिवर्तन हो सकता है और इसी वजह से बहुत ही जल्दबाजी दिखाते हुए ऐसा फैसला लिया गया, लेकिन इस फैसले को पलट भी दिया जाता है, ये किस वजह से होता है? रीना जी, इसकी दो वजह सीधी सीधी साफ साफ सामने आ रही है नजर। नंबर एक, मुख्यमंत्री कदापि नहीं चाहते कि उनके माथे पर कोई कलंक दिखे, वो भी ऐसे पीरियड में जब यूके SSC का विवाद हो, विधानसभा भर्ती बैकडोर भर्तियों का विवाद हो जी। या अन्य विवाद, बहुत जिसको बोलते हैं अंडर प्रेशर होके मुख्यमंत्री ने मेरे ख्याल से ये तय कर लिया है, पुष्कर सिंह धामी ने, कि अंडर प्रेशर काम करके कोई फायदा नहीं है। शायद वो योगी की राह पर निकल चुके हैं, ऐसा कुछ भान इस बार जो ये ट्रांसफर रोक के हुआ है उसको देख के लग रहा है। प्रीतम सिंह जी का वक्तव्य सुन रहा था मैं, उन्होंने कहा एक मंत्री का अपने विभाग में एक सर्वाधिकार होता है कि वो ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन मंत्रिमंडल में आप जो स्थानांतरण नीति 2013 वो 2022 और 23 बनाते हैं, उसमें तो आपकी जून तक मध्यावधि स्थानांतरण हुए थे, उसके बाद कैसे स्थानांतरण हो गए? सबसे पहली बात, ऐसे स्थानांतरण तो पुलिस विभाग के महकमे के हो सकते हैं या फिर इमरजेंसी में शिक्षा विभाग के इन द सेंस की कोई विद्यालय बिल्कुल खाली हो गया टीचर्स से जी। तो दुर्गम क्षेत्र में, दुर्गम से दुर्गम को या अति दुर्गम में क्या कहते हैं, शिक्षा विभाग भेज सकती है। बाकी कोई कानून नहीं है कि आप सितंबर अक्टूबर में अचानक ट्रांसफर कर दें, और वो भी ट्रांसफर इस नीति के तहत, ट्रांसफर नीति के तहत जो मंत्रिमंडल में आपने कैबिनेट में डिसाइड किया है 2022-23 का कि आप जून तक मध्यावधि ट्रांसफर कर सकते हैं, वो भी 10%। अब यहाँ तो 84 हो गए हैं पूरे ट्रांसफर, और ऊपर से हरिद्वार में आप जानते हैं कि पंचायती चुनाव का बिगुल बजा हुआ है, वहाँ सारा कुछ हो रहा है। भले ही ये ज़्यादातर ट्रांसफर मेरे ख्याल से कुमाऊं मंडल में है, लेकिन या तो प्रेमचंद अग्रवाल जी को ये अंदेशा हो गया है या उन्हें ऊपर से ये आदेश दिया गया है कि आप अपना बोरिया बिस्तर समेट लो, या उनको ये अंदेशा हो रहा है कि उनका मंत्रिमंडल से उनका पत्ता कट सकता है। आयतर ऐसे बचकाना फैसले, वो भी इस क्रूसर पीरियड में जब उनके पास आरोपों की झड़ी है, तब आप अगर ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो इसमें मुझे लगता है कि अगर मुख्यमंत्री जी काउंटर करते हैं तो ये एक अच्छा मैसेज समाज हित में और प्रदेश हित में मुख्यमंत्री ने देने की कोशिश की है। अपनी सिर्फ ये ट्रांसफ़र रोककर उन्होंने एक विभाग की नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में पार्टी की छवि कायम करने की एक कोशिश की है, और मुझे लगता है कि ये प्रेमचंद अग्रवाल ने अपने विदेश दौरे पर जाने से पहले उन्होंने 74 लोगों के तबादले को मंजूरी दी, लेकिन इसे पलटने का काम सीएम धामी ने किया है। अब इसे लेकर अलग अलग तरीके से तर्क जो है वो दिए जा रहे हैं, लेकिन समझने वाली बात यह है कि आखिर इतनी जल्दबाजी प्रेमचंद अग्रवाल को क्यों हुई कि वो इतनी जल्दी 74 लोगों के तबादले कर देते हैं, वो भी नियमों के विरुद्ध जाकर, और वो भी उस सिचुएशन में, ऐसी स्थिति में जब पहले से ही सरकार तमाम आरोपों को लेकर बैकफुट पर है। प्रेमचंद अग्रवाल पर खुद कई आरोप लग रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ऐसा स्टेप प्रेमचंद अग्रवाल लेते हैं जिसके बाद एक बार फिर से वो विवादों में घिरते हुए नजर आ रहे हैं। इसी मुद्दे पर लगातार चर्चा कर रहे हैं सभी मेहमान हमारे साथ बने हुए। रविंद्र कुमार जी जवाब दीजिएगा कि क्योंकि देखिए सर, ट्रांसफर पॉलिसी जो है उसे भी अगर हम देखें, स्टडी करें तो ये महीना नहीं बनता है कि यहाँ पर जाकर कोई ट्रांसफर यहाँ पर किया जाए, वो भी एन मौके पहले जब वो विदेश दौरे पर जा रहे हैं तब ऐसा
स्टेप लिया जाता है। साथ ही जो सिचुएशन है, जैसा कि आप भले ही माने या ना माने, सरकार जो है वो बैकफुट पर है तमाम आरोपों को लेकर। ऐसे सिचुएशन में भी प्रेमचंद अग्रवाल ऐसा स्टेप लेते हैं जिसके बाद एक बार फिर से उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं। तो ये क्या मतलब चुनौती दे रहे हैं वो सरकार को कि जो करना है कर लीजिए, लेकिन वो वही करेंगे जो उनका मन कर रहा है। देखिए, मैं ये आप अपने वर्ड हो सकते हैं, इसे हम नहीं कह सकते। भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी अनुशासित पार्टी है। यहाँ पे प्रत्येक कार्यकर्ता जो नेता बन के आज प्रदेश की या देश की सेवा कर रहा है, उसको भली भांति अपने बारे में ज्ञात है कि इस पार्टी की लाइन और इस पार्टी की विचारधारा क्या है। आप ऐसा नहीं कह सकते कि किसी को चैलेंज कर रहे हैं या किसी को बात कर रहे हैं। इसमें अनुशासन कौन दिखा रहे थे? मुख्यमंत्री जी दिखा रहे कि प्रेमचंद अग्रवाल जी दिखा रहे? जरा स्पष्ट कर दीजिए। शांति भाई, आपको मैंने बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया। आपने सारी लाइन छोड़ के पूरी बात करी, हर जगह बात करी। मैं सिर्फ ज्ञानवर्धन के लिए पूछ रहा हूँ। नहीं, ज्ञान आपका बढ़ाएंगे, आपको पूरा ज्ञान देंगे, चिंता ना करो। यहीं बैठा के देकर जाएंगे आपको ज्ञान, चिंता ना करो। बता दो जरा। नहीं, दे रहे ना ज्ञान, सुनो ना। ज्ञान सुनोगे तो प्राप्त होगा, नहीं तो वैसे ही खाम खा तराजू और तरबूज में फंसे रह जाओगे। मैं तो फंसा नहीं, मैं तो ये पूछ रहा हूँ तराजू, तरबूज, केले, सेब, तो मुख्यमंत्री अनुशासनहीनता कर गए या प्रेमचंद अग्रवाल जी ने दो बार मजे लिए हैं। आपको बताना पड़ेगा भाई ना। सुन लो ना मेरी बात। देखिए, आपने 2 बार मजे लिए हैं, कांग्रेस में भी उत्तराखंड की जनता यही पूछ रही है, और उसे आपको नकार दिया गया है। इस वो अलग विषय हो गया। नहीं, सुन ले, हम स्वीकार रहे उस बात को। नहीं, विषय को यही है। आप विषय से हटके रविंद्र कुमार जी ये भी कह रहे हैं कि जो सरकार बनती है वो काम करने के लिए नहीं, मजे लेने के लिए। आपने कहा ना, नहीं, मैं सरकार में बैठकर आपने मजे लिए, मतलब सरकार काम करने के लिए नहीं बनती क्या? देखिए रीना जी, मैं इन्हीं की भाषा में जवाब दे रहा हूँ। आप जिस नहीं तो आप अपनी भाषा मत बदलिए ना, वो जिस भाषा में बात कर रहे हैं करने दीजिए। नहीं, देखिए, आप जिस मुद्दे पे बात कर रहे थे, आप पार्टी के प्रवक्ता, ऐसी पार्टी जो कि अभी सत्ता में है, सरकार में है, सरकार चला रही है वो पार्टी। ये असल में वो मानसिकता है ना कमाने की, वो दिमाग से उतर नहीं ऐसा है ना। देखो, ये तराजू, तरबूज, केले, संतरे में फंसे रहेंगे यूकेडी वाले। इनको कुछ नहीं समझा दो ना यार, मैं तो समझना चाह रहा हूँ। नहीं, और हम यही समझना चाह रहे थे कि सुनिए रविंद्र कुमार जी, जो सीधा सवाल मैंने आपसे पूछा उसका मुझे जवाब दीजिएगा। क्या मतलब बनता है इस दौरान, इस समय पर, ऐसी स्थिति में जो पहले से ही आप लोगों के ऊपर इतने आरोप है और फिर उसके बाद एक बार फिर से विवाद खड़ा कर दिया जाता है? अगर इतना ही स्टडी करके, सोच विचार करके प्रेमचंद अग्रवाल ने अगर वो लिस्ट तैयार की थी, तो फिर उसे पलटना क्यों पड़ता है इस फैसले को? ये भी बता दीजिए फिर। देखिए, आप रीना जी, आपके सारे प्रश्न आपके हैं, आपका पूछने का अधिकार है। आप एक अच्छी एंकर हैं और इस चैनल के माध्यम से आपका एक अपना एक बड़ा अच्छा नाम है। लेकिन देखिए, आप किसी भी चीज को ये नहीं कह सकते कि कोई चैलेंज कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये आपके वर्ड तो हो सकते हैं, आपकी समझा दीजिए ना, आप अपने शब्दों में समझा दीजिए, क्योंकि मैंने अपने शब्दों के साथ आपसे सवाल पूछ लिया। लेकिन आप अपने शब्दों में मुझे जवाब दीजिए। रीना जी, मेरे को जवाब तो देने दीजिए ना। आप देखिए, आप सारी बात कह दी। आज चाहे विपक्ष के नेता प्रीतम सिंह जी हो, करण महाराज जी हो, मनोज इस्टवाल जी हो, शांति प्रसाद भट्ट जी हो, आप हो, ये काला जी हो, सब आज एक बात की तो बात कर रहे हैं ना कि माननीय मुख्यमंत्री ने एक सही फैसला लेते हुए इसको जो है निरस्त किया है। वो सही किया है कि हरिद्वार में भी चुनाव हो रहे हैं। आपके कहना कि मध्य में आप ट्रांसफर नहीं कर सकते, तो आपने सारे एंगल ले लिए, सारी चीजें आपने बता दी। लेकिन आप ये देखिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी जो इस प्रदेश को चलाने वाले हैं, इस प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री हमारे अभिभावक हैं, उनकी हर एक चीज पे नजर है। उनको इसमें और कुछ चीज बेहतर लग रही है या कोई चीज खराब दिख रही है, उन्होंने अपना फैसला लिया। वह कैबिनेट के इस सरकार के मुखिया हैं, माननीय मुख्यमंत्री होने के नाते उन्होंने इस फैसले को तुरंत पलट दिया। 24 घंटे भी इस फैसले को रहने नहीं दिया। अरे बर्खास्त क्यों नहीं कर दिया भाई? नहीं, सुनिए ना, आप तो भाई बर्खास्त करो ना, जो आदमी अनुशासनहीनता तो कर रहा है। शांति भाई, आप तो अनुशासनहीनता तो आप ही कर रहे हैं। बताओ, हम बर्खास्त मतलब क्या करूं मैं? जय जयकार करूं? अब आपको चैनल के हम इसे बैठ के जय जयकार हम आपको बर्खास्त कर दे? अनुशासनहीनता तो आप फैला रहे सबसे ज्यादा। मैं आपके बीच में बोला नहीं, करो आप जय जयकार करो। मुख्यमंत्री जी बर्खास्त करें ना, जो आपके अनुशासन से बाहर जा रहा है। जय जयकार करो, तरबूज करो, तराजू करो, जो मर्जी तराजू करो। तक हूं मैं, अभी तरबूज तक नहीं गया, अभी तो तराजू तक हूं। तरबूज, तराजू, जो मर्जी करते रहो। आपको नहीं रविंद्र जी, यानी कि आपके पास जवाब नहीं है, क्योंकि आप बता नहीं पा रहे हैं कि आखिर ये स्टेप्स लिए क्यों गए हैं। बहरहाल मोहन काला जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए रीना जी, आपके चैनल के माध्यम से और मेरे जो मीडिया पैनलिस्ट हैं
चाहे वो यूकेडी से हो, चाहे वो हमारे जो वरिष्ठ पत्रकार साथी हैं मनोज अष्टवाल जी वो हों। मैं निश्चित तौर पर जो रविंदर भाई हमारे कह रहे हैं उन पे जवाब इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि आपके पास जवाब आज देने के लिए जनता के पास कुछ बचा नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से उत्तराखंड के आम जनमानस को, उत्तराखंड के नौजवानों को, उत्तराखंड की मातृशक्ति को, उत्तराखंड के लोगों को आपने उत्तराखंड की जवानी और पानी को जिस तरीके से छनने का काम किया है अपने भाषणों से, अपने लुभावने सपनों से, जो सपने दिखाकर आपने लूटने का काम किया, आज आपके पास जवाब नहीं है। इसलिए रविंदर भाई के पास सीधा सीधा जवाब नहीं बन रहा है। रीना जी, मैं आपके माध्यम से और आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं, रविंदर भाई और भारतीय जनता पार्टी के जितने भी तमाम नेता हैं वो कहते हैं धाकड़ धामी, युवा धामी, ईमानदार धामी। अरे अगर आप इतने ईमानदार हैं और जब आपने जांच कमेटी बैठा दी तो नैतिकता के तौर पर आपको प्रेमचंद अग्रवाल जी का इस्तीफा लेना चाहिए था या नहीं लेना चाहिए था? आप ये बताइए, वो साबित होता, वो साबित होता या नहीं होता? सुनिए, वो बात की बात थी। आप नैतिकता की बात का मजा जब आता आप यशपाल आर्य जी से तुरंत विपक्ष का नेता हटा दे। मैं आपकी बात का यही मंच पर बैठे समर्थन करता। आप यशपाल आर्य जी को जिन्होंने इतने सारे विधानसभा में बैकडोर से भर्ती करे, आप उसे इस्तीफा देके आज कहते कि देखो हमने ये सूचिका करी है, हमने इस्तीफा दिया। मैं आपकी बात से सहमत होकर आज आपके साथ बैठो। नहीं, ज्ञान ना बांटो मोहन भाई, ज्ञान बांटने से कोई फायदा नहीं होगा। आप कुछ भी कह लो, आप कुछ भी कह लो, आपको जनता को पता है आपके बारे में। पर जांच का दायरा हो, जिस पर मंत्री पर जांच का दायरा चल रहा हो। अच्छा, यशपाल आर्य पे जांच का दायरा है या नहीं है? गोविंद कुंजियाल पे जांच का दायरा है या नहीं है? हरीश रावत जी पे जांच का दायरा है या नहीं है? दिवाकर भट्ट पे जांच का दायरा है या नहीं है? आप मुझे बताइए ना। अरे आप फिर वही आप सुशीलता की, ज्ञान बांटने की, ईमानदारी की, ये सब बातें चैनल पे बैठ के हो सकती है, लेकिन अपनी अधिकारी जो बनाया है रीना जी, आप विदेश चले गए मंत्री जी, आप मुझे बताइए जब कमेटी बनी हुई है उस कमेटी के बिना अनुमति के रहते हुए भी, और जब आप देख रहे हैं कि आप पर कमेटी बनी हुई है उस पर चल रही है, आपने नाम लिया, आप करिए ना, हम आपको मना कोई कर रहे हैं। आपने कहा 2012 तक, हमने कहा 2002 से करिए, कांग्रेस ने तो कहा 2002 से करिए, आप 2012 की बात कर रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए 2002 की कर रहे हैं। यशपाल आर्य जी का नाम है या नहीं है? आप मुझे ये बता दीजिए, है या नहीं है? क्या ये माननीय यशपाल आर्य जी का नाम है या नहीं है? उनके विधानसभा अध्यक्ष होने के बनाया था क्या? आप मुझे नहीं सुन लीजिए, नहीं नाम है ना उसमें, है ना, नाम है ना, मैं कह रहा हूं आपने हटाया, क्या कह रहा हूं, आपने हटाया। आप ज्ञान की बात जब देखिए, वही आप करेंगे, आप कांग्रेस की बात चल रहे हैं क्या? अरे कांग्रेस सरकार में नहीं है। हम तो कह रहे हैं कि 2002 से करिए। मैं ये नहीं कह रहा कांग्रेस सरकार ये कह रहे हैं 2002 से करिए, आप ये सुचिता की, ईमानदारी की बात सवाल आज आपसे पूछा जाएगा, जब मामला जांच पे, सवाल आज आपसे पूछा जाएगा, सत्ता आपकी है, सरकार आप चला रहे हैं, आरोप आपके मंत्री के ऊपर है, और वही मंत्री, रुक जाइए मोहन काला जी, रुक जाइए, बात कर लूं, जल्दी से कंप्लीट कीजिए। रीना जी देखिए, सवाल खड़े होंगे और ये जवाब भी देना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी और सरकार को कि जिस व्यक्ति का नाम और जिस व्यक्ति पर आरोप लग रहे हो और वो व्यक्ति अगर विदेश चला जाए तो सरकार पर सवाल खड़े होंगे, निश्चित खड़े होंगे, सरकार कटघरे में खड़ी होगी, हर हाल में खड़ी होगी। आप बताइए ना, आपने एक तरफ आप युवाओं को छलने का काम कर रहे हैं, एक तरफ आप युवाओं से लूट खसोट करने का काम कर रहे हैं, और आपने जिनको ट्रांसफर किया, क्या नहीं, ये नहीं हो सकता कि आपने उनको भी लूटने का काम किया? धनवर अभी आपने अपनी बातों में खुद कहा मजे ले रहे हैं, नहीं, यही सवाल है रविंद्र जी कि आखिर लूट रहे हैं जनता को। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की इतनी हिम्मत हो जाती है कि वो पहले से कटघरे में हैं और ऊपर से एक बार फिर से ऐसा स्टेप वो ले लेते हैं जिसके बाद एक बार फिर से वो आरोपों में घिर जाते हैं। क्या वो किसे फंसाना चाह रहे हैं? अपनी सरकार को बैकफुट पर लाना चाह रहे हैं? किसे परेशान करना चाह रहे हैं? किसे मुश्किलों में लाना चाह रहे हैं? मेरे से सवाल नहीं, इसका जवाब दीजिएगा शांति प्रसाद भट्ट जी, क्या समझ पाए अभी तक आप? क्योंकि जवाब तो नहीं मिल पा रहा बीजेपी की तरफ से। देखिए रीना जी, इस बात को समझने की जरूरत है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो सूत्र बता रहे हैं, इन्हीं के लोग बता रहे हैं, ये दो गुटों में बंट चुकी है। एक गुट वो जो प्रेमचंद के समर्थन में खड़े हैं क्योंकि इन पे कार्रवाई होगी तो कईयों पे कार्रवाई होनी है, और धामी जी के ऊपर ये दबाव है कि वो अभी बहुत युवा हैं, उनका बहुत बड़ा लंबा राजनीतिक जीवन है, अगर वो इस बार हल्का सा भी बैकफुट पर गए तो वो न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा, धामी जी का भी अपना राजनीतिक कैरियर दांव पे लग जाएगा। इसलिए उन्होंने तुरंत एक्शन लिया, इसके लिए उनको बधाई। दुख इस बात का होता है जब धामी जी को पता है कि ये लोग नियम से बाहर जा रहे हैं और इन्होंने दुस्साहस किया है, बर्खास्त कर देते।
मुझे बहुत अच्छा लगता है योगी जी की तरह इनके एफआईआर दर्ज करके वहीं से पकड़ के लाते जर्मन से, तब लगता कि हाँ भाई युवा धाकड़ धामी ने धाकड़ कदम उठाया। हो क्या रहा है, इस युवा नेता के ऊपर तमाम भ्रष्ट बैठ गए। अब वो बेचारा डैमेज कंट्रोल कैसे करे, हिम्मत है, झेल रहा है, भारतीय जनता पार्टी को बचाने का पूरा प्रयास कर रहा है, मगर कर्म आगे आ ही जाते हैं। मानसिकता वही है, कहाँ से खाऊं, कैसे खाऊं, कितना खाऊं, लूट के खाऊं, पद से खाऊं, अड़ोसी का खाऊं, पड़ोसी का खाऊं, इस मानसिकता पे जो भाजपा चल रही है। मैं रीना जी आपको बताऊं ऑफ द रिकॉर्ड, देहरादून में मुझे कहना नहीं चाहिए, आरएसएस वालों ने जिस तरीके से जमीनें खरीदी हैं, ये डाटा मुझे वो दे रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। तो आप सोच लीजिए कि कितनी सुचिता की पार्टी है ये, कि कहती कुछ और है, करती कुछ और है। जिन्होंने कभी 10 रुपए के चंदे में भारतीय जनता पार्टी को सींचा है, आज वो चार्टर्ड प्लेन से नीचे उतरने की बात नहीं करते। ये जो मानसिकता बहुत तेजी से इन 6-7 सालों में भाजपा में दिखी है, आज भाजपा का कार्यकर्ता इससे बहुत ज्यादा दुखी है और बहुत आहत भी है। देखो, जहां बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात करने वाली भाजपा, विषम भौगोलिक परिस्थिति का राज्य उत्तराखंड, यहां बेटियों का 30% आरक्षण खत्म करवा देते हो, तब आपके प्रधान मुख्यमंत्री चुप हो जाते हैं, अध्यादेश क्यों लेकर नहीं आते। यानी कि आप बेटियों को यहां पर नौकरियों पर नहीं देखना चाहते, इसलिए आपने 30% आरक्षण पर जो है अभी तक आपकी चुप्पी है। अरे आप अध्यादेश लाकर महिलाओं को आरक्षण देते तो हमारी बिटिया जो विषम भौगोलिक परिस्थितियों में वो बेचारी नौकरियां कर रही होती, उत्तराखंड की समृद्धि होती। आपके क्रियाकलापों से उत्तराखंड के नौजवान बच्चों की जो है नौकरियां छीन गई। कितने शर्म की बात है कि कांग्रेस का शिक्षा मंत्री रिश्तेदारों को भर्ती करता है तो भाजपा वाला उससे बढ़कर वो बिहारियों को, पूरे बिहार को यहां भर्ती कर देता है। आप युद्धवीर जी एक बहुत ही निहायत ही शरीफ चरित्र के व्यक्ति दिखते थे, मगर विधानसभा में उन्होंने भी दबादब अपने देखिए, ये राजनीति है क्या? इस पे मुकदमा ये राजनीति है क्या? आपके चैनल के माध्यम से आपको मैं बता रहा हूँ, इसमें युद्धवीर आपके पास अगर कोई सबूत विधानसभा के अंदर है या नहीं है? नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं, बिल्कुल झूठ है। इस पे मुकदमा कायम हुआ है, इस पे मुकदमा कायम हुआ और आपको भी शांति ये मुकदमे की धमकी किसी और को दिखाना, ना बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी। आप चैनल पे बैठ के झूठ बोल रहे हैं, लगेंगे खूब जम के, आप शांति प्रसाद नहीं बिल्कुल आपके लोगों के रिश्तेदार मैं विधानसभा के अंदर आपने बात करते हो, फिर यहाँ पर माध्यम से झूठ, आप ये बताइए, ये विधानसभा झूठ बोल रहे हैं, ये जांच समिति काय की बैठी है? आप झूठ बोल रहे हैं, बैठी है जांच समिति, वामपंथी विचारधारा के लोग आप जो नारे लगाते थे, तुम्हारे रिश्तेदार नहीं बने उसमें, तुम्हारे रिश्तेदार नहीं बने क्या? ये जो समाज के अंदर द्वेष फैलाने का काम आप कर ये रही है ना, बताइए, ये विधानसभा में फिर ये जांच समिति काय की नहीं, बैठाई? सुन लीजिए, आप झूठ बोल रहे हैं, इस पे मुकदमा कायम तो कौन है? मुकदमा कायम हुआ। आप जिस प्रकार से प्रांत प्रचारक माननीय युद्धवीर जी का नाम लेके जिस प्रकार से चैनल के माध्यम से आप ये झूठी खबर फैला रहे हैं, आपके ऊपर कार्रवाई, कानूनन कार्रवाई की, आप पे कानूनन कार्रवाई हो सकती है। मर जाएंगे हम, तुम आप देखिए रीना जी, ये स्पष्ट रूप से देखिए किसी की छवि खराब करने का बात कर रहे हैं। विधानसभा के अंदर आप वही लोग हैं जो नारे लगाते थे दिल्ली दूर बीजिंग पास, आप वही लोग हैं। शांति प्रसाद भटजी, आज इस चैनल के माध्यम से मैं बोल रहा हूँ आपको बोल रहा हूँ, आप वामपंथी विचारधारा के लोग हैं। इस पूरे मामले में जांच रिपोर्ट सामने आएगी, उसके बाद तस्वीरें साफ हो जाएंगी। जी, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, अगर वहाँ विधानसभा में भर्ती में घोटाला नहीं हुआ, चैलेंज तो ये समिति कैसे कर रही है? आपको चैलेंज है, इस चैनल के माध्यम से आप झूठ बोल रहे हैं। आप किसी एक शरीफ आदमी के लिए जो समाज के समर्पित है, आप उसका नाम लेके झूठ बोल रहे हैं। आप झूठ बोल रहे हैं, तुम्हारे उनका आप झूठ बोल रहे हैं। विधानसभा के अंदर रिश्तेदारी निभाते हो, आप दिखाओ, शिक्षा मंत्री आप दिखाओ। निभाता है। ठीक है, शांति जी, जांच चल रही है मामले में, जांच चल रही है मामले में, रिपोर्ट सामने आ जाएगी कुछ दिनों के बाद। हालांकि जांच पर ही जो सवाल है वो विपक्षी पार्टी उठाती नजर आ रही है कि निष्पक्ष तरीके से जांच नहीं हो रही है। बहुत बढ़िया सीखा, जहां फंसे मुकदमा लगा देंगे, मुकदमा होगा, तुम्हारे पास। आपने आप चैनल पे बैठ के दावे के साथ कह रहा हूँ तुम्हारे को, अच्छा एक मिनट दावे के साथ कह रहा हूँ जी, शांति जी प्लीज आपको एक देना मिनट पड़ेगा, रुक जाइएगा सर, ऐसे में कुछ समझ में नहीं आ रहा है, एक साथ बोलते रहेंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कुछ भी दो,
तुम्हारी अच्छा, विधानसभा थोड़े के दिन अंदर का इंतजार बेईमानी हुई है। कीजिए। मनोज अष्टवाल जी, मनोज आप अष्टवाल जी, जिस व्यक्ति का नाम लेके हाँ। नाम ले रहे हैं शांति जी, वो है रविंद्र सही जी, नहीं कह रहा है। हूं, तुमने रविंद्र जी, विधानसभा अभी में अभी अभी बेईमानी आप करी लोग है। कटघरे में हैं। रविंद्र जी, अभी आप लोग कटघरे में हैं। सवाल सरकार पर है, सवाल मंत्री से है। जिस तरह से आप लोगों ने किया है या जिस तरीके से स्टेप्स लिए गए हैं, उसके बाद आप लोगों पर आरोप लग रहे हैं, सवाल आप लोगों से किए जाएंगे। मनोज अष्टवाल जी, क्योंकि बीजेपी तो खुलकर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। ये एक तरफ अपने मंत्री को भी सही बता रहे, सीएम धामी की भी तारीफ कर रहे हैं। सीएम धामी ने जो स्टेप लिया उसकी हम भी सराहना कर रहे हैं, होना चाहिए ऐसा। लेकिन मंत्री जी को इतनी क्या जल्दबाजी, कितनी तत्परता दिखाते हुए इस तरीके का फैसला ले जाते हैं? ये चुनौती नहीं तो और क्या है? सच्चाई ये है रीना कि ये गर्म दूध है और इतना गर्म हो गया है, एक तो उस पर स्मेल आने लगी है दूध पे, दूसरा अगर घूटे तो गला जलता है, थूके तो दूध है। ये बड़ी मुश्किल में इस समय भाजपा, संपूर्ण भाजपा का जो एक संगठन है, सांगठनिक ढांचे में यकीनन प्रेमचंद अग्रवाल जी ने जो ये फैसला लिया है ये बहुत दुविधापूर्ण है। अब वो मंत्री को बचाएं या कहाँ जाए, ये दुविधा में एक प्रवक्ता के लिए सबसे बड़ी एक गले में अटकने वाली बातें होती हैं। खैर, स्थानांतरण अधिनियम 2017 में उत्तराखंड में लागू हुआ, तो उससे पहले उत्तर प्रदेश के अधिनियम यहाँ लागू थे। इसमें धारा 19/2 जिसको बोलते हैं कॉज 2, उसमें साफ साफ स्पष्ट रूप से मोटे अक्षरों में यह है कि कोई भी ट्रांसफर आप 30 जून तक ही कर पाएंगे। खैर, इस बार मंत्रिमंडल ने और थोड़ा सा व्यापकता दिखाते हुए, उदारता दिखाते हुए इसे जुलाई तक बढ़ाया। फिर समूह खो में साफ वर्णित है कि आप 10% ही ऐसे ट्रांसफर कर सकेंगे, और वो भी इमरजेंसी वाले जो बहुत जरूरी हो, जैसे कोई विद्यालय बिल्कुल खाली हो गया, आपदा आ गई और वहां कोई कर्मचारी नहीं है, ऐसे में, या फिर आप प्रमोशन विद डेपुटेशन जा रहे हैं उस पर। लेकिन ये ट्रांसफर अचानक आने और ट्रांसफर करके जर्मनी भाग जाना, ये किसी के गले नहीं उतरता। आज ना तो कांग्रेस वाले मुझे ये बोलेंगे कि भाजपा का प्रवक्ता है, ना यूकेडी वाले बोलेंगे, क्योंकि आज मैं हमेशा ही, वैसे तो अपने हिसाब से तो मैं सही आकलन करता हूं, पूरी कोशिश करता हूं कि बचाव किसी पार्टी का ना हो और जनता तक एक अच्छा सकारात्मक संदेश भी जाए जी। मुझे लगता है कि इस समय दबाव जितना धामी जी के ऊपर है वो प्रेमचंद्र अग्रवाल जी के ऊपर भी नहीं है, क्योंकि प्रेमचंद्र अग्रवाल पक्की तरह से समझ चुके हैं कि अब आने वाले टाइम में जब विस्तार होगा मंत्रिमंडल का, उसमें उनकी जगह नहीं होगी। शायद ये ट्रांसफर इसी खुन्नस में है या ये अहम में है कि मैं अपने सर्वाधिकार का प्रयोग कहाँ कर सकता हूँ, ये मैं दिखाता हूँ। और उनको ये पता नहीं है कि उनके ऊपर भी एक ज्यूरी है जिसको मुख्यमंत्री बोलते हैं, और मुख्यमंत्री के सर्वाधिकार में ये आता है कि मंत्री द्वारा अगर ऐसे फैसले लिए गए हैं जो कहीं ना कहीं अनैतिक नजर आए तो उस पर वो रोक लगा सकते हैं। और मुख्यमंत्री ने, जायज़ सी बात है कि इसमें पूरे कानूनी प्रक्रिया के तहत पूरी जानकारी लेने के बाद 24 घंटे के अंदर अंदर ये फैसले अगर निरस्त किए हैं तो उन्होंने पूरी जानकारी जुटाने के बाद किए होंगे। आइदर यूकेएससी का घोटाला और विधानसभा बैकडोर एंट्री के घोटाले जो सामने खुले हैं, जो फजीयत इससे पहले भाजपा सरकार की हुई है, क्योंकि भाजपा सरकार की इसलिए हुई है कि भाजपा सरकार में ये बात आई कि एक पक्ष ने जहां UKSSC बाहर निकाला है बोतल से बॉबी पवार के माध्यम से, वहीं दूसरे पक्ष ने उठा के चपत के तौर पे प्रेमचंद्र अग्रवाल के फैसले बैकडोर से दिखा दिए। अब कांग्रेस और भाजपा दोनों खामोश इसलिए हैं कि दोनों ही उसमें बराबर की भागीदार रही। यूकेडी इसलिए कुछ बिल्कुल उग्रता के साथ बोलेगी क्योंकि यूकेडी में दिवाकर भट्ट के रिश्तेदार के अलावा कहीं और किसी का
अता पता नाम धाम नहीं है। जी दिवाकर का कोई रिश्तेदार नहीं है, दिवाकर भट्ट जी का एक कोई रिश्तेदार नहीं। एक ये सब ये झूठी है। ये अगर आप मैं बात आपके सुनिए। चैनल के हिसाब से कह रहा हूँ, अगर दिवाकर भट्ट जी का कोई भर्ती किया हुआ है, कार्रवाई करके दिखाइए आप। नहीं तो मान वही जाऊंगा मैं। वही बात ये आप झूठ है। वही बात तो युद्धवीर जी के लिए बोल रहे थे आप। देखो ना तो दिवाकर भट्ट जी का लड़का काम कर रहा, ना उनकी बेटी अरविंद काम जी कर साहब रही। बोल रहे देखिए, थे वो उनका तो लड़का नहीं। रिपोर्ट आ जाएगी, वो उसके बाद रिपोर्ट की साफ हो बात है, जाएगा। वो उसके लिए आरोप की रुक बात जाइए। कह रहा हूं मैं। हाँ। आपने बहुत अच्छी बातें उठाई है यूकेडी के प्लेटफॉर्म से कि एफआईआर कोई सॉल्यूशन नहीं है। प्रदेश की जनता इस समय इस न्याय की टकटकी के साथ आगे बढ़ी है कि क्या धाकड़ धामी आने वाले समय में इस प्रदेश की एक तस्वीर को बदलने का काम कर रहे हैं। और जिस तरीके से उनके अभी तक फैसले आ रहे हैं उससे तो यही लग रहा है कि सकारात्मक रूप से वो जनता के हित में खड़े नजर आ रहे हैं। मेरा ये कहना है। ठीक है, रविंद्र जी फाइनल कमेंट दीजिएगा। देखिए, जिस प्रकार से मैं सारी बातों पे सहमत हूँ और चर्चा का विषय जो भी था आज का ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेके, उसके ऊपर चर्चा थी। जिस प्रकार से यूकेडी के प्रवक्ता ने एक समाज के एक जिसने समर्पित कर दिया हो अपने आप को समाज में, माननीय युद्धवीर जी का नाम लेके उनको जो है एक इल्जाम लगाने का काम किया, जिसपे आज ही डीजीपी के लिए सुन लीजिए ना, सुन लीजिए, अरे सुन लो ना, अरे खोलो ना, देखिए सुनिए, आप सुन लीजिए। मैं शांति चर्चा में जुड़ने के लिए तो तबादलों पर धामी का चाबुक चला, क्योंकि जो ट्रांसफर का फैसला लिया गया प्रेमचंद अग्रवाल की तरफ से, उसे पलटने का काम सीएम धामी ने किया है। लेकिन ये मंत्री वर्सेस मुख्यमंत्री जिस तरीके से अभी सामने आया है, अब इसके पीछे की वजह क्या है? क्या वजह है कि इतनी तत्परता दिखाते हुए मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने ये स्टेप लिया है? हालांकि वो विदेश दौरे पर हैं, कुछ दिनों के बाद वो वापस लौटेंगे और तब तस्वीरें साफ होंगी कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या रही। नमस्कार।